हेलो दोस्तों, 101reporters.com की तरफ से मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे नए और पहले हिंदी पॉडकास्ट अर्थ अनर्थ पर। अर्थ अनर्थ पर हम हर हफ्ते एक एक्सपर्ट को बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर। हम जानेंगे कि जलवायु परिवर्तन कैसे हम आम जनमानस को, हमारे किसानों को, हमारे जानवरों को, हमारी खेती किसानी को प्रभावित कर रहा है। मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं 101 रिपोर्टर्स के साथ पिछले 8 सालों से नेटवर्क एडिटर के तौर पर जुड़ा हुआ हूं। मेरे लिखे हुए लेख रॉयटर्स, द टाइम्स यूके, अल जजीरा जर्नलिज्म रिव्यू जैसे संस्थानों पर पाए जा सकते हैं। ट्विटर पर मेरा पता @सौरभ शेरी है। नमस्कार दोस्तों, अर्थ अनर्थ के इस नए एपिसोड में मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं। उनका नाम शांतनु रॉय है। शांतनु सी स्टेप जो एक थिंक टैंक है उसके साथ काम कर रहे हैं और पिछले 16 सालों से वो एनर्जी सेक्टर में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं चाहूंगा शांतनु कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को एक बार दें और फिर हम इस वार्तालाप को आगे जारी करें। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। जी, अगर आप मेरे बैकग्राउंड की बात करें तो मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। जैसा आपने बताया 16 सालों से मैं ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद मैंने जब अपना करियर की शुरुआत की थी तो वो ऑयल एंड गैस सेक्टर के साथ हुई थी। उसके बाद फिर मैंने जो ट्रेडिशनल पावर है यानी कि जो थर्मल पावर सेक्टर है वहाँ पे कुछ साल काम किया था। और उसके बाद करीब 2017 से मैं रिन्यूएबल एनर्जी और उसमें भी मेनली सोलर सेक्टर में मैं जुड़ा हुआ हूँ। अलग-अलग कंपनियों के साथ मैंने काम किया है, अलग-अलग प्रोफाइल्स में काम किया है, तो काफ़ी एक अलग-अलग तरह के अनुभव लेकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अभी सी स्टेप जो कि एक जैसा आपने कहा कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड थिंक टैंक है, तो पिछले करीब 3.5 सालों से मैं सी स्टेप के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो शांतनु, अपना परिचय देने के लिए धन्यवाद। मैं एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, ज़हन में आई, आपने कहा कि आप पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एनर्जी सेक्टर में ये कैसा ट्रांज़िशन रहा? ये कब आपने सोचा कि अब इधर जाना चाहिए और क्या सोच के आप इधर आए? जी, अगर आप ये ट्रांज़िशन पूछेंगे तो ये काफ़ी नेचुरल ट्रांज़िशन था। बिकॉज़ जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उस टाइम से ही मेरी एनर्जी सेक्टर में रुचि थी। हुँ, एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जब मैं अपने इंजीनियरिंग के चौथे साल यानी कि आखिरी साल में था, हुँ, तो उस साल मैंने मेरे दोस्तों के साथ मिलके हमको हर एक छात्र को कोई बीटेक प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो हम लोगों ने उस टाइम पर एक छोटा हाइड्रो टरबाइन का ही प्रोजेक्ट बनाया था। तो हम लोगों ने एक एक्चुअल छोटे साइज़ की एक हाइड्रो टरबाइन बनाई थी, तो वहाँ से मतलब मेरी दिलचस्पी एनर्जी स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी में वहाँ से है। उसके बाद फिर जब मैंने मेरा बीटेक कंप्लीट किया और फिर मेरी जब पहली नौकरी लगी थी ऑयल एंड गैस सेक्टर में, तो वहाँ से फिर वो नेचुरल एक एक फ्लो बना। उसके बाद फिर मैंने कुछ साल बाद करीब बात है 2010 की, उस टाइम पर थर्मल पावर का काफ़ी बूम था, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो उस टाइम पे इंडिया के अंदर एक ऊर्जा सुरक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ करता था कि इंडिया इतनी एनर्जी जनरेट करे कि हर किसी को ऊर्जा मिल सके, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो इंडिया का। तो उस टाइम पर 2010 में काफी तेज इसमें एक ग्रोथ आई थी थर्मल पावर की। उस टाइम पर मैं फिर थर्मल पावर सेक्टर मैंने ज्वाइन किया था। वहां मैंने कुछ साल काम किया था। फिर मैंने बीच में 1 साल का ब्रेक लिया था एक 1 ईयर के फुल टाइम एमबीए करने के लिए। उस एमबीए के बाद फिर जब मैं दोबारा जॉब मार्केट में जाना चाह रहा था, तो उस टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। ये बात है 2017 की। उस टाइम पे खास तौर से सोलर सेक्टर एक तरह से बूम पकड़ रहा था इंडिया में। तो धीरे धीरे सोलर एक कॉमन टॉपिक बनता जा रहा था। आम लोग भी सोलर के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू कर रहे थे। तो वो काफी अच्छा टाइम था उस टाइम पे सोलर सेक्टर में प्रवेश, सोलर या फिर अगर ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में प्रवेश करने के लिए। तो वहां से मेरी एंट्री। और फिर एक बार जब मैं उस सेक्टर में मैंने प्रवेश किया, तो जैसा मैंने बताया पिछले 8 साल से मैं उसी सेक्टर में काम कर रहा हूँ अलग अलग रोल्स में।
जी, जी शांतनु, ये तो समझ में आया। काफ़ी अच्छा ट्रांज़िशन रहा, मतलब आप पहले से ही जब इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में थे, तो जो सोलर टरबाइन का प्रोजेक्ट था, तो कहीं न कहीं वहीं से आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, ये हमें इतना समझ में आया। तो ये जो पिछले 8 सालों से जब आप मेन स्ट्रीम एनर्जी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, तो क्या-क्या बदलाव देखे शांतनु आपने? बदलाव तो काफ़ी भारी हुए हैं, अगर हम पिछले 8 साल या पिछले अगर 15 साल की भी बात करें, तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने 2010 में जब मैंने थर्मल पावर के सेक्टर में प्रवेश किया था, तो उस टाइम पे हमारे देश भारत में करीब जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी एनर्जी की, मतलब हर तरह की एनर्जी को मिलाकर, वो करीब 170 गीगावाट हुआ करती थी। और उसमें से करीब सिर्फ 10% वो रिन्यूएबल एनर्जी से आता था। तो आप समझ सकते हैं उस टाइम पे 170 गीगावाट था 2010 में, और सिर्फ 10% करीब 17-18 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से मिलता था। जी। अगर हम अब आज की बात करें 2025 की, तो आज हुँ, की तारीख में हमारे देश में करीब 475 गीगावाट की टोटल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ये काफी हुँ, रिसेंट नंबर है, ये मार्च एंड का ही नंबर है, पिछले मतलब 1.5 महीने पुराना ही नंबर है ये। और अब अगर इसमें हम देखें कि कितना प्रतिशत रिन्यूएबल एनर्जी है, तो करीब 37% रिन्यूएबल एनर्जी है, अगर हम लार्ज हाइड्रो मतलब बड़े हाइड्रो के जो प्लांट्स है उसको ना कंसिडर करें, लेकिन अगर हम उनको भी कंसिडर करते हैं तब 47% रिन्यूएबल एनर्जी है 475 में से। तो टोटल इस टाइम पर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया में करीब 223 गीगावाट है लार्ज हाइड्रो को लेकर। तो आप देख सकते हो ट्रांजिशन जो 2010 में सिर्फ 10% का कंट्रीब्यूशन था रिन्यूएबल एनर्जी का, आज वो करीब करीब 47% पहुंच चुका है। तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ा बदलाव है, 10% से करीब करीब 50% तक जाना। और अब अगर आगे की भी आप बात करो, तो जिस तरह के टारगेट सेट किए हैं भारत की सरकार ने, उसमें और भी ज्यादा योगदान आने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी का। शांतनु, ये तो काफ़ी दिलचस्प आंकड़े आपने दिए। 170 गीगावाट से 475 गीगावाट आना और टोटल जो है रिन्यूएबल 233 गीगावाट तक पहुँच जाना। लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी मुल्कों से या जो डेवलप्ड देश हैं, उनसे कंपेयर करें तो हम उनसे कितने पीछे हैं या कितने आगे हैं? इसका कुछ आइडिया है? जी, मैं सोलर की खासतौर से बात करता हूँ। हुँ, तो सोलर में हमारा देश भारत आज तीसरे रैंक पर है। हुँ, तो पहले रैंक पर चाइना है, दूसरे रैंक पर शायद अमेरिका है, और तीसरे पे भारत आता है। तो आप देख सकते हो कि हम ओवरऑल ग्लोबली भी भारत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है सोलर में। और ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी में भी काफी तेज ग्रोथ है। रिन्यूएबल एनर्जी ओवरऑल हमारी क्या रैंक है वो अभी मुझे नहीं याद है, बट जैसा मैंने बताया कि सोलर में हम ऑलरेडी तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। और सिमिलरली अगर हम विंड की भी बात करें, तो विंड में भी हम काफी ऊंची रैंक पर ही आते हैं। अ, शांतनु, अगर एक मेजर शेयर मैं पूछूं कि रिन्यूएबल का हमारे देश में कहाँ से आ रहा है, सोलर से, विंड से या हाइड्रो से, और इनमें जो बेसिक आप यही बताइए कि ये अभी मेजर शेयर कहाँ से आ रहा है? जी, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे भारत में करीब 223 गीगावाट टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। जी। इसमें अगर आप सोलर की बात करें, तो सोलर का बहुत इसमें भारी योगदान है। हुँ, करीब 108 गीगावाट सिर्फ सोलर से आता है। अब ये सोलर में ग्राउंड माउंटेड भी है, रूफटॉप भी है, अलग-अलग है, बट कुल मिलाकर सोलर का योगदान 107 गीगावाट के आसपास का है। इसके अलावा अगर आप बात करें, तो लार्ज हाइड्रो जो प्लांट्स हैं, उनका हुँ, भी बड़ा योगदान है, करीब 48 गीगावाट लार्ज हाइड्रो से आता है। उसके हुँ, अलावा फिर अगर हम जाएँगे, तो विंड पावर से भी करीब 51 गीगावाट है। तो आई थिंक ये 3 मेजर अगर आप ऐसे ही ऐड कर दो, 108 प्लस 47 हुँ, 48 प्लस 51, तो करीब-करीब 200 गीगावाट तो इधर से ही हो गया। तो जी। मतलब अगर आप पूरी तस्वीर हम देखते हैं, तो 223 में से सबसे बड़ा योगदान सोलर, और उसके बाद विंड, और फिर लार्ज हाइड्रो का है। और उसके बाद फिर थोड़े-थोड़े जो और कंट्रीब्यूशंस है, वो जैसे बायो पावर से है, और फिर जो स्मॉल विंड है, सॉरी स्मॉल हाइड्रो जो है, वहां से हुँ। आता है। अच्छा, आप लार्ज हाइड्रो और स्मॉल हाइड्रो की बात कर रहे हैं, तो क्या पम्प्ड हाइड्रो अलग रखा जाता है या ये भी इनमें ही गिना जाता है, शांतनु? इनमें ही आएगा। अगर सिर्फ देखिए, उसमें पम्प हाइड्रो में एक स्टोरेज करके भी चीज होती हुँ, है, वो तो खैर अलग होती है, वो स्टोरेज पर्पज है। लेकिन हाँ, वो भी हाइड्रो जो आप पूछ रहे हैं, पम्प हाइड्रो, वो भी हाइड्रो का ही पार्ट होगा। जी।
तो शांतनु, एक सवाल अभी जब जहन में आ रहा है कि हम नेट जीरो, अगर हम इसी स्पीड पे चलते रहे तो जो भारत का टारगेट है, क्या हम उस हिसाब से नेट जीरो अचीव कर पाएंगे? देखिए, नेट जीरो का जो भारत ने लक्ष्य तय किया है वो है 2070 तक उसको पूरा करने का। जी। तो अभी वो बहुत लंबा सफर है। हम्म। हम 2025 में हैं, तो हमारे पास अभी 45 साल और हैं वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन हम्म। उसके लिए जरूरी ये है कि हम जो नींव रख रहे हैं अभी, और जिस तरह की ग्रोथ और प्रोग्रेस कर रहे हैं, उस पे ही निर्भर करेगा कि हम वहां तक पहुंच पाते हैं या नहीं। तो अगर आप, जैसे हमने अभी देखा कि 2010 से 2025 में ही कितना तेज बढ़ोतरी हुई है रिन्यूएबल पावर में। और हम्म। उससे पहले 2030 का भी एक हमने लक्ष्य तय किया है, जिसमें कि हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टोटल अचीव करना है। आज हम हम्म। 223 पर हैं और हमें अगले करीब 5.5 सालों में 223 से 500 तक जाना है। तो पहला लक्ष्य वो है। और उस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंचते हैं, वो हमें आगे की राह तय करेगा कि फिर वहां 2030 से 2070 तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। और देखिए, अगर नेट जीरो की बात करें तो नेट जीरो अचीव करने के लिए ये जो अभी 2030 की कैपेसिटी है, ये कई गुना बढ़ेगी, कई गुना बढ़ानी पड़ेगी हमें, अगर हमें नेट जीरो तक पहुंचना है। बट एक बहुत लंबा सफर है। और अभी जरूरी है कि जैसे मैंने पहले बोला कि जो नींव रखी जा रही है और जो एक शुरुआती जो एक हमको प्रोग्रेस देनी है, वो बहुत जरूरी है। जी। आ, शांतनु, मतलब एक चीज मैं समझना चाह रहा था, अभी हम 230 गीगावाट के आसपास हैं और जी। हमारे पास केवल 5 साल हैं 500 गीगावाट पहुंचने के लिए। जी। लगभग हमें 260-67 गीगावाट्स का अपना कैपेसिटी बढ़ाना होगा। जी। तो क्या ये पॉसिबल है, और यहाँ क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इसमें? क्योंकि मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जो इन्वेस्टमेंट या मोंगाबे वगैरह पे हैं, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस का जिक्र है कि कंपनी सोलर प्लांट्स लगाने के लिए आती हैं तो लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम होती है, पट्टों को लेकर प्रॉब्लम होती है, क्लियरेंसेस को लेकर प्रॉब्लम होती है, फिर सेकी से भी कुछ तमाम दिक्कतें होती रहती हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस को आप एलैबोरेट करके हमें बता सकते हैं क्या? जी, बिल्कुल। और हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या संभव है 500 तक पहुंचना 2030 तक। हम्म। तो जैसा आपने बोला, हम अ, अभी जैसे हम 223 गीगावाट पर हैं करीब करीब। तो 500 पहुंचने के लिए करीब हमें 275 277 गीगावाट और हम्म। करने हैं, करीब करीब 5.5 साल में। तो जी। अगर हम सिंपल इसको गुणा भाग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक साल में करीब करीब हमें 50 गीगावाट चाहिए वहां तक हम्म। पहुंचने के लिए। तो हम्म। पिछले एक साल का अगर हम प्रोग्रेस देखेंगे, तो पिछले एक साल में मतलब 2024 से 2025 तक हम्म। भारत ने करीब करीब 32 गीगावाट ऐड किया है, जो हम्म। कि अभी तक का सबसे ज्यादा ग्रोथ थी एक साल में। हम्म। और ये जो नंबर है, अगर आप उससे पहले के सालों में देखते रहेंगे, पिछले 5 सालों में अगर आप हर साल का नंबर देखेंगे, तो वो हर साल काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो हम हम्म। 32 तक पहुंच गए हैं, अब 32 से हमें पहुंचना है 50। और वो 50 को फिर हमें अगले 5 सालों तक मेंटेन करना है या और बढ़ाना होगा। तो जी। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। हम एक साल में 32 गीगावाट हमने जोड़ा है, और ये एक लाइव एग्जांपल है, नंबर्स हैं कि उतना कैपेसिटी ऐड की गई है। हम्म। बस ये है कि अब वो 32 से हमें जंप मारना है 50 तक, और फिर वो मेंटेन करना है। अब इसमें जैसा दूसरा पार्ट आपके क्वेश्चन का था कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या, तो चैलेंजेस देखिए बहुत सारे हैं, क्योंकि जिस तरह की हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो आसान नहीं है अचीव करना। और जी। हम पिछले 2010 या 2015 से जो 2025 तक भी पहुंचे हैं, तो ये भी हम्म। जो प्रोग्रेस हमें मिली है, वो उसके उसके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। बहुत सारे चैलेंजेस को क्रॉस किया गया था, बहुत सारे चैलेंजेस ने कुछ प्रोजेक्ट्स को स्लो भी किया था। तो उसमें देखिए, उस सोलर में भी कैसा है कि सोलर अलग अलग सेगमेंट्स है सोलर के अंदर ही। तो जैसे हम्म। जो मेजर सेगमेंट है, जो कि ग्राउंड माउंटेड सेगमेंट है, उसमें हम्म। चैलेंजेस आते हैं। जैसे आपने बोला कि जो भूमि अधिग्रहण का एक है समस्या है, फिर दूसरा एक हो सकता है उसमें कि जो पर्यावरण से संबंधित जो चैलेंजेस हैं, और हम्म। जो मंजूरियां मिलनी चाहिए, तो उस पूरा प्रोसेस है, उसमें कभी कभी काफी समय लग जाता है। जैसे कि हो सकता है आपने न्यूज में कुछ टाइम पहले पढ़ा होगा कि कुछ एरियाज हैं गुजरात और राजस्थान के, जहां पर एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम की जो एरिया करके बोला जाता है, जो कि एक चिड़िया का नाम है। तो उसके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स
के ऊपर असर पड़ा था अप्रूवल्स को लेकर। तो ये सब चैलेंजेस रहेंगे। फिर दूसरा है कि ग्राउंड जो जमीन है जिसके ऊपर प्लांट्स लगाने हैं उनके क्लियरेंसेस। फिर उसी से संबंधित और भी है कि मान लीजिए आप किसी गांव के क्षेत्र में ऐसा लगा रहे हैं तो वहां जो लोग रहते हैं उनका जो एक लाइवलीहुड है जो हो सकता है डिपेंड करता होगा उसी जमीन पर। अगर उसी जमीन पर अगर अब सोलर का प्लांट लग रहा है तो जरूरी है कि ये जो लोग हैं जिनकी दिनचर्या ही उसके ऊपर निर्भर थी उनको भी इसमें कहीं ना कहीं ट्रांजिशन किया जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि जैसे इस तरह के लोग जिसको हम जस्ट ट्रांजिशन की भी बात करते हैं कि जैसे अगर हम किसी कोल प्लांट है किसी एक जगह पर और उस जी। कोल प्लांट की जगह पे अब सोलर प्लांट लगाया जा रहा है तो वहां जो लोग काम करते थे उनका उनका जीवन चलता रहे। वो जिस तरह की उनकी कमाई होती थी उनका जीवन चल रहा था वो सिक्योरिटी अभी भी रहे उनके पास। तो ये सब चीजें हैं जो चैलेंजेस भी हैं लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज भी हैं कि इनको इनको अगर सही तरीके से लिया जाए पॉलिसी लेवल पे और जो जमीनी लेवल पे जिस तरह का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो ये सारे प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे करके एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इनको भी बैलेंस किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। ये तो बात हुई देखिए ग्राउंड माउंटेड सोलर की। अब हम जी। आते हैं जैसे मान लीजिए रूफटॉप सोलर के ऊपर। तो रूफटॉप सोलर के चैलेंजेस बहुत अलग है। जहां ग्राउंड माउंटेड में जो बड़ी कंपनियां हैं जो सोलर या फिर विंड का इंस्टॉलेशन करती हैं वो करती हैं तो वो बिल्कुल अलग तरीके का है। और यहाँ जो रूफटॉप सोलर की जहां बात है यहाँ पे इंडिविजुअल एक कंज्यूमर जैसे मेरे घर की छत पे मुझे लगाना है, मेरे सोसाइटी की छत पे मुझे लगाना है। और यहाँ जो वेंडर्स भी होते हैं जो जो सोलर प्लांट लगाते हैं हमारे घर पे वो भी बड़ी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं। रूफटॉप सोलर में कुछ ही कंपनीज हैं जो कि बड़ी हैं, बाकी सब छोटी कंपनीज हैं। कुछ कंपनीज होंगी जो पिछले 1-2 साल में ही जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे और फिर इसमें रूफटॉप सोलर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है क्योंकि अप्रूवल्स उनको देने होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे तालमेल की जरूरत है और इसमें कंज्यूमर को सही तरह से ज्ञान देना, ज्ञान पहुंचाना एक कंज्यूमर को कि रूफटॉप सोलर क्यों जरूरी है आपके लिए, आपको क्यों इस पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह का फायदा होगा आपको। ना ही सिर्फ पैसे का बट आप किस तरह से पर्यावरण के भले के लिए भी योगदान करेंगे। तो ये एक तरह से दृष्टिकोण हो गया जो कि कंज्यूमर को समझाने की जरूरत है। डिस्कॉम के लिए अगर रूफटॉप सोलर देखें तो जो उनका ट्रेडिशनल जो बिजनेस था उससे अलग है रूफटॉप सोलर। हालांकि लॉन्ग टर्म में रूफटॉप सोलर भी उनके लिए एक तरह से अच्छा ही है बट जो डिस्कॉम भी एक तरह से इसको सकारात्मक तरीके से लें वो जरूरी है। प्लस अब जब वेंडर्स जैसे मैंने बात की कि वेंडर्स बहुत छोटे छोटे वेंडर्स हैं तो ये भी जरूरी है कि जो वेंडर्स काम कर रहे हैं सोलर में उनको सही तरह की ट्रेनिंग मिले ताकि वो जिस तरह के इंस्टॉलेशन कर रहे हैं सोलर के उनकी क्वालिटी अच्छी हो। क्योंकि जब सोलर की बात की जाती है तो हम ये कहते हैं कि इसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अब वो 25 साल होने के लिए पहली चीज जरूरी है कि जो जो मटेरियल लगाया जा रहा है जैसे कि पैनल है इन्वर्टर है इनकी क्वालिटी अच्छी हो, स्ट्रक्चर की क्वालिटी अच्छी हो। दूसरा जिस तरह से लगाया जा रहा है मतलब जो इंस्टॉलेशन की क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब अच्छा तब हो सकता है जब वेंडर्स जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो ट्रेंड होने पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ये बहुत जरूरी है। तो रूफटॉप में थोड़ा इस तरह का तालमेल की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं तो उनका हर कोई को पता होना चाहिए कि रूफटॉप अगर करना है तो क्यों करना है, उसका क्या फायदा है और उनका क्या रोल है उस पूरे प्रोसेस में। तो इस तरह से ये सोलर में क्या है कि हमें अलग अलग सेगमेंट वाइज चलना पड़ेगा। हर सेगमेंट के चैलेंजेस अलग हैं और उसके सबके सॉल्यूशंस अलग हैं। जिस तरीके से वो सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो भी अलग है। तो लेकिन हर चीज में एक ये है कि सरकार का, कंज्यूमर्स का, प्राइवेट सेक्टर का इन सब का तालमेल बहुत जरूरी है। एक समन्वय जो बैठाना है इन सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में वो बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। जी शांतनु, ये तो काफी अच्छा आपने समझा दिया, लेकिन मैं एक चीज जानना चाह रहा था, क्या रूफटॉप सोलर और ये जो लार्ज के स्केल सोलर प्लांट्स लगते हैं, इनमें कोई एक बैलेंस बैठाने की भी आवश्यकता है क्या? क्योंकि मैं देख रहा हूँ सरकार का ध्यान जो रूफटॉप सोलर है उन पे सब्सिडीज देती है। मैं अपने घर की बात करूँ, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, तो जब मैं मेरे घर पे बिजली का बिल बहुत आता था तो घर में ये बात हुई कि चलो एक सोलर लगवा लेते हैं, शायद बिजली का बिल कम हो जाए। तो हमने जी बात इधर उधर चालू की तो ये पता चला 5 किलोवाट का आप प्लांट लगवाइए तो आपका बिल अगर 12,000 रुपये महीने का आ रहा है तो घट के 4,000 5,000 तक आ जाएगा। पर्यावरण पर बात नहीं होती है। और हमें जो चीज सबसे ज्यादा समझ में आई वो ये थी कि आप 5 किलोवाट का लगा रहे हैं तो कुछ 1 लाख कुछ रुपए सब्सिडी आ जाएगी, तो हमारा प्लांट 80,000 90,000 का ही पड़ेगा।
तो ये क्या ऐसी सब्सिडीज लार्ज स्केल सोलर प्लांट्स के लिए भी सरकार देती है, और क्या कोई एक बैलेंस बैठाने की जरूरत है रूफटॉप सोलर और लार्ज स्केल सोलर प्लांट्स के बीच में? जी, देखिए, दोनों बहुत अलग हैं एक दूसरे से, तो दोनों हम्म। को सरकार भी जिस तरीके से मैनेज करती है वो बहुत अलग होता है। तो देखिए, रूफटॉप सोलर में सब्सिडीज हैं जो कंज्यूमर के लिए, सब्सिडीज जो डायरेक्ट सब्सिडीज मिलती हैं हमें, वो हम्म। रूफटॉप सोलर सेगमेंट में ही है। वो हम्म। क्यों दी है सरकार ने? क्योंकि वो एक ऐसा सेगमेंट है जो कि डायरेक्ट एक आम आदमी तक पहुंचता है उसका बेनिफिट, क्योंकि सोलर मेरी छत पे लग रहा है, एक आम आदमी की छत पे। तो इसलिए हमारी ये समझ में आना कि रूफटॉप सोलर हमारे लिए फायदेमंद है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी। इसके लिए वहां पे सरकार का सब्सिडी देना बनता है, जरूरी है, ताकि लोगों में दिलचस्पी आए और हर हम्म। कोई इसको अपनाए। जहां तक बात करें बड़े प्लांट्स की, तो वो उनका जो फाइनेंसिंग मॉडल भी होता है वो अलग होता है। देखिए, हमारे हमारे केस जैसा आपने बताया कि अगर हमें 3, 4 या 5 किलोवाट का सिस्टम लगाना है, तो एक पर्टिकुलर कुछ अमाउंट होगा, 2 लाख या 2.5 लाख, जितने का वो सिस्टम का पूरा कॉस्ट है, जिसमें से एक सब्सिडी का कुछ अमाउंट होगा। जैसे कि जो पीएम सूर्य घर है, उसमें 3 किलोवाट तक के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है, तो वो सब्सिडी आपको मिल जाएगी। तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, जैसे मुझे मेरी छत पे लगाना, इसका हिसाब किताब काफी सिंपल है कि मान लीजिए जी। 2-2.5 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें से 78,000 रुपए की मुझे सब्सिडी आ गई। उसके बाद दूसरी बात यह है कि सब्सिडी तो आ गई, उसके बाद मेरा सिस्टम ऑन हुआ, फिर वो हर दिन बिजली पैदा करता है। अब वो, तो वो हर दिन जी। बिजली पैदा करता है, यानी कि हर महीने मेरे बिजली की बिल में बचत होगी। जैसा आपने बताया, 12,000 से 4-5 हजार तक आ जाना, तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए काफी फायदेमंद है। पहली बात तो कि जो कॉस्ट था उसमें भारी कमी हुई, आपको डिस्काउंट मिला सब्सिडी के रूप में। दूसरा ये है कि जिस दिन से आपका सिस्टम ऑन हुआ, उस दिन से वो आपको बचत दे रहा है। तो इसलिए जी। यहाँ पे एक सब्सिडी का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। हम्म। और इसलिए सब्सिडी एक तरह से एक अवेयरनेस भी पैदा करती है कि मुझे मेरे घर पे अगर लगाना है तो सरकारी सब्सिडी है, मुझे फायदा होगा। तो इस तरह से एक आदमी लगाता है तो दूसरा देखता है, उससे पूछता है, उसको हम्म। पता चलता है कि हाँ फायदा है, फिर उसी से तीसरा। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं एक उदाहरण लूंगा, जैसे गुजरात का। गुजरात आज के, अगर आज हम बात करें तो रूफटॉप सोलर में सबसे ज्यादा आगे है, बाकी सारे प्रदेशों से आगे है गुजरात, कहीं आगे है। तो गुजरात में बहुत सारे वैसे तो रीजन हैं कि रूफटॉप सोलर क्यों बहुत अच्छा कर रहा है, बट एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन ये था कि गुजरात में एक वो सोसाइटी कल्चर होता है कि एक एक गेटेड सोसाइटी है जिसमें 15-20 घर हैं। तो हम्म। उसमें अगर एक कोई ओनर है या दो ओनर जब लगाते हैं, तो जब वो ओनर्स आपस में बात करते हैं, तो एक दूसरे को जब बताते हैं कि मैंने 3 किलोवाट का या 4 किलोवाट का सिस्टम लगाया, पहले दिन से मेरे बिजली बिल में बचत होने लगी। तो इस तरह से एक पॉजिटिव मैसेज आगे बढ़ता है। तो धीरे धीरे वो फिर जहां 2 घर में लगा था, वो धीरे 5 घरों में लगता है, 1 साल बाद वो 10 घरों में, और ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से रूफटॉप सोलर चल रहा है, और इसीलिए सब्सिडी जरूरी है, ताकि एक अवेयरनेस पैदा हो और लोगों के अंदर दिलचस्पी पैदा हो। अब बात करें अगर बड़े सिस्टम्स की, जो बड़े ग्राउंड माउंटेड है, तो इनका मॉडल अलग टाइप का होता है। इसमें जी। ऐसा होता है कि जनरली जो बड़े प्लांट्स होते हैं, उसमें कोई बड़ी कंपनी ऐसा प्रोजेक्ट लेती है, और वो एक बड़े स्केल पर एक प्रोजेक्ट लगाती है, और फिर उसकी जो बिजली पैदा होती है, वो बिजली वो उसको सेल करती है, या फिर वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या किसी बिजली कंपनी को वो बेचती है एक पर्टिकुलर रेट पे, कई सालों के लिए। उसको पीपीए बोलते हैं जो हम लोग। तो हाँ। वो पीपीए एग्रीमेंट के थ्रू उसको बेचा जाता है। तो वो मॉडल जी। अलग होता है, जिसमें वो हर महीने जो बिजली पैदा करते हैं, वो उनको उसकी कमाई होती है। तो उसका वो मॉडल बिल्कुल अलग होता है। उसमें जो पीपीए मतलब जो पावर परचेज एग्रीमेंट, जो कि कई सालों के लिए साइन किया जाता है, कि हर साल हर एक यूनिट जो बिजली पैदा करेगी कंपनी और जो सप्लाई हम्म। करेगी, उसके लिए इतना अमाउंट, इतनी रकम उन्हें हर महीने दी जाएगी। तो वो मॉडल अलग टाइप का होता है, जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं। उसके अच्छा, अलावा एक, जी, शांतनु, एक सवाल, मैं माफी चाहता हूँ आपको बीच में रोकने के लिए। जो पीपीए होता है, पावर परचेज एग्रीमेंट होता है, क्या जी, ये प्रदेश दर पर प्रदेश अलग होता है? और क्या इनकी जैसे लीज हम लोग देते हैं वो 99 साल की होती है, क्या इनका भी कोई एक टाइमलाइन होता है क्या? जी। देखिए, ये क्योंकि जो हमें जो पावर परचेज एग्रीमेंट है, वो हमें जहाँ पर हम बिजली सप्लाई करते हैं, उसके साथ, उस कंपनी के साथ साइन किया जाता है। मतलब मान लीजिए एक एनर्जी जो पैदा कर रहा है वो कंपनी होगी, और एक एनर्जी जो खरीद रही है वो कंपनी होगी। तो इनके हम्म। बीच में एग्रीमेंट साइन होता है, और क्योंकि अलग-अलग स्टेट्स के रूल अलग हो सकते हैं,
तो ये हर स्टेट के लिए अलग हो सकता है थोड़ा बहुत। दूसरी बात है ड्यूरेशन, इसकी क्या टाइमलाइन है? हाँ, तो टाइमलाइन सेट होता है। कुछ पीपीए हो सकता है 25 साल के साइन हो, कुछ हो सकता है उसके कम के साइन हो। ये एक ऐसा आप कह सकते हो कि ये केस टू केस वाला मामला होता है यहाँ पे। जी जी। तो शांतनु, जैसे गुजरात का आपने एग्जांपल दिया, रूफटॉप सोलर में सबसे ज्यादा लीड कर रहा है क्योंकि सोसाइटी कल्चर है वहां पे। तो हम लार्ज स्केल जो सोलर प्लांट्स है उसकी बात करें तो कौन सा राज्य है भारत में जो लीड कर रहा है, जहां पे मैक्सिमम कंपनियां जाना चाह रही हैं और जहां पे क्लियरेंसेस आसान है? देखिए, अगर सिर्फ हम जो लार्ज स्केल सोलर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे आगे राजस्थान है। हम्म। और गुजरात भी काफी अच्छा कर रहा है, गुजरात भी टॉप स्टेट्स में आता है। उसके अलावा महाराष्ट्र भी काफी अच्छा कर रहा है। और तमिलनाडु तो अगर, और कर्नाटका तो अगर टॉप 5 की हम बात करें बड़े प्लांट्स में तो आई थिंक ये 4-5 प्रदेश होंगे। तो गुजरात, जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया था रूफटॉप सोलर में, तो गुजरात ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूफटॉप में अच्छा कर रहा है, तो गुजरात हम्म। बड़े जो सोलर है उसमें भी अच्छा कर रहा है। राजस्थान मेनली बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लीड कर रहा है, वो कहीं आगे है बाकी प्रदेशों से इसमें। और जी इसमें देखिए एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है गुजरात या राजस्थान या महाराष्ट्र जैसी जगहों के लिए, क्योंकि इनका जो एक जो लोकेशन का एक एडवांटेज है इन सारी प्रदेशों का। और यहाँ पे जितनी सोलर जो अपनी सौर रेडिएशन गिरती है वो बाकी प्रदेशों की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि अब इनका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ये सब उस पर निर्भर करता है। तो ये सब हम्म। प्रदेश आइडियल माने जाते हैं सोलर जी इंस्टॉलेशन के लिए। अगर हम मान लीजिए कंपेयर करें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से, जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, अगर हम वहां से कंपेयर करें गुजरात को या फिर राजस्थान को, तो जो रेडिएशन हमें इधर मिलेगी गुजरात राजस्थान के साइड उतनी हमें वहां नहीं मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा रीजन है। और प्लस जैसे एक जो रूफटॉप की जहां बात की थी तो सोसाइटी कल्चर बात होती, वो एक एग्जाम्पल था। बाकी जो सरकार का रोल है वो भी बहुत बड़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का रोल है वो भी बहुत बड़ा है। फिर उस कंपनी में कितने, उस प्रदेश में कितने वेंडर्स हैं जो इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सब पे निर्भर करता है। तो जैसे मैंने बताया वो सोसाइटी कल्चर एक कारण है, बाकी बहुत सारे कारण हैं ऐसे। तो बाकी जैसा आपने बड़े में बोला, तो ये जो 4-5 प्रदेश हैं ये काफी अच्छा कर रहे हैं। जी। शांतनु, एक चीज और, जैसे रूफटॉप सोलर की बात हम कर रहे थे तो दो चीजें होती हैं, ऑफ ग्रिड हो गया, ऑन ग्रिड हो गया। एक में एनर्जी स्टोर होती है, एक में एनर्जी कंज्यूम हो जाती है और बाकी रिवर्ट हो जाती है सरकार को या डिस्कॉम की तरफ। तो ये जो लार्ज स्केल सोलर प्लांट्स होते हैं इसमें एनर्जी स्टोरेज कैसे होती है? देखिए एनर्जी स्टोरेज अभी काफी शुरुआती स्तर पर है अभी भारत में। इसको हम्म। आगे बढ़ाए जाने की बातचीत हो रही है, काफी सारे नए टेंडर्स अभी आ रहे हैं जी। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के, बट अभी काफी शुरुआती स्तर पे है। तो अभी तो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सब सप्लाई करते हैं बिजली कंपनी में और वहां से सेल होती है उनकी। बट हम्म। कोशिश ये हो रही है आगे जाके कि मतलब सबसे जो ऑप्टिमल अगर हम बोलेंगे यूज, वो तभी हो पाएगा जब हम बैटरी का भी प्रयोग करें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी जो एनर्जी है वो उस टाइम पे पैदा हो रही है जब एक्चुअली उसको कोई यूज नहीं कर पा रहा है। जी तो इसलिए जरूरी है, इसलिए बैटरी जो आपने बात की कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से बहुत जरूरी है। और खास तौर से हम जिस तरह की अब बात कर रहे हैं आगे की 500 गीगावाट 2030 तक करना है और फिर उसके आगे तो और आगे जाना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाने वाला है बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स। इसके ऊपर ऑलरेडी सरकार कुछ काम भी कर रही है। करीब 3 महीने पहले एक एडवाइजरी भी आई थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से, जिसमें हम्म। ये लिखा गया था कि एक ऐसा डायरेक्शन दिया गया था कि जो जो भी सिस्टम्स हैं सोलर के, उनके हम्म। साथ एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज जोड़ा होना भी जरूरी है। अभी इस स्टेज पर उसको मैंडेटरी नहीं किया गया है, वो एक तरह से एक डायरेक्शन है कि इसको आगे किया जाए, लेकिन धीरे धीरे चल के वो चीज मैंडेटरी भी हो जाएगी कुछ सालों में। ये लार्ज स्केल सोलर प्लांट्स के लिए है या रूफटॉप के लिए भी है? ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से आया था, ये सबके लिए, ये हर तरह के सोलर के लिए है। जी। तो मान लीजिए आज की डेट में जिनके घरों पे रूफटॉप लगा है जिसमें बैटरी स्टोरेज नहीं है, कल को उनके लिए भी एक गाइडलाइन आ सकती है कि आप इसमें बैटरी लगवाइए और स्टोर करिए एनर्जी। देखिए जब हम उस दिशा में बढ़ेंगे तो पहले जरूरी ये होगा कि जो नए सिस्टम्स हैं, जो नए जी इंस्टॉलेशन हो रहे हैं उसमें किया जाए, क्योंकि जो पुराने इंस्टॉलेशन है उन्हीं कंज्यूमर्स को फिर से बोलना वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
और उस पे अभी और सोच विचार की जरूरत है कि जो जैसा आपने बोला वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर मेरी छत पे पहले से मैंने लगा दिया है तो हम्म। अब मेरे लिए क्या इंसेंटिव होगा, क्या फायदा होगा कि मैं अब और उसमें पैसा लगा के, क्योंकि बैटरी के ऊपर अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो वो भी एक भारी अमाउंट ही होगा, एक बड़ा अमाउंट ही होगा, वो भी मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एक मिडिल क्लास आदमी क्या फिर से तैयार होगा? एक मान लीजिए उसने ऑलरेडी 2 लाख रुपए का उसने इन्वेस्टमेंट किया अपने सोलर प्रोजेक्ट में, उनको सब्सिडी मिली। अब क्या वही सेम कंज्यूमर 5 साल बाद अगर उसको बोला जाए कि आप बैटरी सिस्टम भी लगाइए, उसके ऊपर इतना और खर्चा आएगा, वो करिए, तो वो रेडी होगा? तो आई थिंक उसको थोड़ा हमें धीरे धीरे उस तरफ पहुंचना होगा। बट जरूरी ये होगा कि जो नए आ रहे हैं उनमें जरूर इसको एक मैंडेटरी कर दिया जाए कि आपको लगाना ही पड़ेगा, और फिर उस हिसाब से पॉलिसीज बने, उस हिसाब से नीतियां बने, और उस तरह के फिर सब्सिडी या इंसेंटिव्स भी दिए जा सकें। और दूसरी बात ये भी है, खासतौर से जो छोटे प्लांट्स हैं उनमें, जैसे हम रूफटॉप सोलर में आज हम कंज्यूमर्स को समझाते हैं कि इसके आपके ये फायदे हैं, तो आगे चलकर हमें उसी तरह उन्हीं कंज्यूमर्स को हमें ये समझाना पड़ेगा कि रूफटॉप तो जरूरी है ही, बट बैटरी साथ में लगाना या स्टोरेज साथ में लगाना भी क्यों जरूरी है आपके लिए। तो उस तरह का एक अवेयरनेस भी पैदा करना बड़ा जरूरी होगा। जी जी, बिल्कुल शांतनु। फिर काफी सवाल आ रहे हैं मेरे दिमाग में इस समय, लेकिन मैं जो हमारी क्वेश्चन लाइन है मैं उसी पे टिका रहना चाहूंगा। तो मैं ये जानना चाह रहा था शांतनु, ये तो बात हो गई हमारे रूफटॉप सोलर प्लांट्स की, लार्ज स्केल सोलर प्लांट्स की। मैं कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में था, भोपाल में। मैंने एक लेक किनारे मैंने एक सोलर पैनल्स लगे हुए देखे, और मुझे किसी ने बताया ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स क्या होते हैं, इनकी उपयोगिता कितनी है, और भारत में कितने सफल हो सकते हैं? जी, आप आपने जो भोपाल लेक में रोड के साथ साथ जो प्लांट लगा हुआ है, आपने वो देखा था? जी जी जी, बिल्कुल वही देखा जी था जी, मैंने। उसको देखिए, उसको अच्छा, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम्म। वो जो प्लांट जिस कंपनी ने लगाया है, मैं उस कंपनी में उस टाइम पे काम करता था। तो अच्छा। जी, लेकिन उसको हम टेक्निकली फ्लोटिंग सोलर नहीं बोल सकते हैं। फ्लोटिंग सोलर तब है जब पैनल्स पानी के ऊपर तैरते हैं। वो आपने देखा होगा, वो रोड के साइड में पानी के ऊपर लगाए, मतलब पानी की सतह पे नहीं, बल्कि वो पानी के जो, ऊपर है? जी जी, पानी से उनका पानी से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं। तो उसको हम टेक्निकली फ्लोटिंग सोलर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक बहुत अच्छा इंस्टॉलेशन है कि वो जो एक जगह थी, जो जो रोड के साथ साथ जो रेलिंग के नीचे उन्होंने लगाया, वो भी एक जगह थी जिसका कोई उस टाइम पे यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। तो उसको हम्म। काफी अच्छा यूटिलाइजेशन किया गया और एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया है। हम्म। अब हम बात करते हैं जो टेक्निकली, अगर फ्लोटिंग सोलर की हम बात करें, तो फ्लोटिंग सोलर तब हुआ अगर ये जो पैनल्स हैं ये पानी के ऊपर, सच में पानी के ऊपर तैरे हैं। अब हम्म। जाहिर सी बात है कि पैनल सीधे सीधे तो पानी के ऊपर नहीं होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स लगाए जाएंगे, वो स्ट्रक्चर्स पानी पे तैरेंगे और उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर फिर पैनल रखे जाएंगे। तो ये एक तरह से ये फ्लोटिंग सोलर की डेफिनेशन हुई। तो हम्म। फ्लोटिंग सोलर इस टाइम पे भारत में कुछ काफी बड़े प्रोजेक्ट या तो अभी रिसेंटली कंप्लीट किए गए हैं या फिर चल रहे हैं, जैसे कि ओंकारेश्वर डैम के पास कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, और खासतौर से मध्य प्रदेश में ओवरऑल काफी तेज फ्लोटिंग सोलर पे काम चल रहा है। तो फ्लोटिंग सोलर का भारत में काफी स्कोप है। और सी स्टेप ने कुछ टाइम पहले एक पोटेंशियल असेसमेंट का एक्सरसाइज किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हर सोलर में देखिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे जी। हमने अभी तक बात की ग्राउंड माउंटेड सोलर की या रूफटॉप, उसके अलावा अब आपने तीसरे की बात की, वो है फ्लोटिंग सोलर। उसके हम्म। अलावा और भी है, जैसे कैनाल टॉप सोलर है, हम्म। बिल्डिंग इंटीग्रेटेड सोलर है, एग्री सोलर है, रेल इंटीग्रेटेड है, रोड इंटीग्रेटेड, ये सब बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशन है सोलर की। तो अगर फ्लोटिंग सोलर की बात करें, हमने सीस्टेप ने ये सबके ऊपर जांच की थी कि भारत में टोटल पोटेंशियल हर एप्लीकेशन का कितना है। तो फ्लोटिंग जी। सोलर का हमने जो अनुमान लगाया था, करीब 207 गीगावाट का पोटेंशियल फ्लोटिंग सोलर का भारत में है। तो इसके अच्छा। लिए क्या है, भारत में जितनी भी वाटर बॉडीज थी, लेक्स थे, उन सबका अनुमान किया गया था, और हमने हमारे कैलकुलेशंस में एक बहुत कम प्रतिशत, जो जो किसी भी लेक का जो हम्म। पूरा एक सरफेस एरिया होता है। अब देखिए, एक जो कोई भी वाटर बॉडी है, उसका मेन जो मकसद है वो सोलर लगाना नहीं है। वाटर बॉडी का मकसद कुछ और होता है, बहुत सारी जी। चीजें, इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करना है, वो सारी चीजों के लिए एक वाटर बॉडी की जरूरत होती है। तो हम पूरे किसी एक वाटर बॉडी को पैनल से नहीं ढक सकते हैं।
हम एक कोई छोटा प्रतिशत ही मतलब 5% जो पूरा सरफेस एरिया हुआ या फिर हम्म 10% हुआ, तो हमने भी जो हमने अनुमान लगाया था 207 गीगावाट का, उसमें भी हमने यही किया था कि जो वाटर बॉडीज है उसमें एक बहुत छोटा प्रतिशत सरफेस एरिया का भी अगर लिया जाए तो भी ये हम्म 207 गीगावाट है। तो 207 गीगावाट खुद में ही एक बहुत बड़ा नंबर है। हम और हमारा जी जी कुछ कह रहे थे। जी हमारा अभी जैसे हमने बात की कि हमारा कुल मिला के रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 223 है आज की तारीख में, जो पिछले कई सालों के मेहनत के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। और हम ये हम्म कह रहे हैं कि सिर्फ फ्लोटिंग सोलर ही हमें 200 गीगावाट दे सकता है। तो हम्म इसका मतलब मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि फ्लोटिंग सोलर का अच्छा खासा भारत में बहुत पोटेंशियल है। हमारे हम्म पास पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, बहुत सारे शहरों में, जैसे भोपाल जिसको सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है, उसके लेक्स का में भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ एक छोटा प्रतिशत सरफेस एरिया लेकर भी। उसके अलावा बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे ऐसी वाटर बॉडीज आपको मिलेंगी। बहुत हम्म सारे फैक्ट्रीज मिलेंगी बड़ी बड़ी, जैसे ऑयल एंड गैस कंपनीज की फैक्ट्रीज होती है, उनमें भी पॉन्ड्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें भी जी लगाया जा सकता है। अब इसमें चैलेंजेस भी लेकिन काफी हैं फ्लोटिंग सोलर में, क्योंकि जी आप ऐसे ही समझ सकते हो कि जमीन पर लगाना सोलर और पानी में लगाना सोलर बहुत अंतर है। हाँ बहुत सारी मुश्किलें भी हैं, बहुत सारी सेफ्टी का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी हम्म बात यह है कि पानी का जो स्तर है वो हम्म ऊपर नीचे भी होता है, तो उसका भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। आज से करीब 1 डेढ़ साल पहले ओंकारेश्वर डैम में ही जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, काफी वहां पर आंधी तूफान साइक्लोन आया था, तो बहुत सारे पैनल्स इधर उधर भी चले गए थे, बहुत नुकसान भी हुआ था उन प्लांट्स को। हम्म तो ये सब चैलेंजेस हैं जो हम देख चुके हैं, और अब जो हुआ है उनसे हमें सीखना है कि हम क्या हमें करना है ताकि ये सब चीजें दोबारा ना हो। क्योंकि जो ओंकारेश्वर डैम के पास जो लगाया जा रहा है वहां पे पानी का स्तर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, कई मीटर ऊपर और नीचे जा सकता है पानी का जी स्तर। तो वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं जब इंस्टॉलेशन हो रहा है, उनका भी जान माल का नुकसान ना हो, सेफली वो लोग काम कर सकें, जो इंस्टॉलेशन भी किया जा रहा है वो भी सही सलामत लगा रहे, और एक बार जब लग जाए, क्योंकि हमें 25 साल तक सोलर चलाना है, तो 25 सालों तक वो टिका रहे, इतना मजबूत रहे वो इंस्टॉलेशन। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन जैसा हम्म मैंने बताया पोटेंशियल बहुत है। और अगर सही तरीके से मतलब जो आदमी काम कर रहे हैं और जो प्लांट है, इन सबकी सुरक्षा को अगर ध्यान में रख के किया जाए तो काफी अच्छा इसमें हम ग्रोथ कर सकते हैं आगे चल के। शांतनु एक सवाल, कौन से राज्य में हम सबसे ज्यादा पोटेंशियल देखते हैं इन फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स का? जी ये मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा पूरे भारत में 207 का था, हम्म बट सिर्फ फ्लोटिंग में कितना था ये मुझे मुझे भी देखना पड़ेगा अभी। जी बट जी मुझे जी जो मैं बता सकता हूँ जितना मुझे याद है, मध्य प्रदेश एक राज्य था जिसमें काफी अच्छा पोटेंशियल मतलब हम लोगों ने अनुमान लगाया था, फ्लोटिंग सोलर का काफी अच्छा है इसमें भी। जी शांतनु, अच्छा शांतनु, मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ कि ग्रिड स्टेबिलिटी और इंटीग्रेशन के मायने क्या हैं जब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी में? जी बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि हम्म जब अगर हम छोटे एग्जाम्पल से ही, छोटे उदाहरण की ही बात करते हैं, रूफटॉप सोलर मान लीजिए, तो हम्म हम जो हमारे घरों में जो सिस्टम लगते हैं वो सब नेट मीटरिंग वाले सिस्टम होते हैं। जी अब नेट मीटरिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे घर पे मैंने मेरे घर की छत पे मैंने एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया है। हम्म तो अगर हम एक बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन करें तो एक दिन में एक 3 किलोवाट का सिस्टम करीब करीब 12 बिजली का यूनिट पैदा करता है, हम्म एवरेज अगर हम मान लें तो। अब यानी कि एक महीने में करीब करीब 360 यूनिट बिजली पैदा करेगा, जी करीब करीब हम ये मान सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी एक महीने में जिसमें मेरे सोलर रूफटॉप प्लांट ने 360 यूनिट पैदा किए, लेकिन उस महीने में मैंने हम्म मेरी जो खपत है वो सिर्फ 200 यूनिट की हुई। हम्म यानी कि मैंने 200 यूनिट का प्रयोग किया, लेकिन मैंने पैदा 360 यूनिट किए। तो ये जो हाँ एडिशनल 160 यूनिट है ये जाते हैं वापस ग्रिड में। हम्म तो इस तरीके से ये तो एक कंज्यूमर की बात हुई। जी बट अब जैसे जैसे रूफटॉप बढ़ता जा रहा है, एक हाँ शहर में ही हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं जो रूफटॉप जी सोलर लगा रहे हैं। तो ऐसा हर कंज्यूमर अब कुछ ना कुछ बिजली अलग अलग टाइम पर सप्लाई कर रहा है, जो कि जी वापस ग्रिड में जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास। तो हम्म इसलिए बैलेंस करना और ये सबको ग्रिड में इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ताकि आगे चल के कोई कोई तकलीफ ना हो ग्रिड को। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब रूफटॉप सोलर में इतनी तेजी से प्रगति हो रही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी साथ साथ वो उसमें बेहतरी करें, ताकि जिस तरह का लोड आगे बढ़ेगा ग्रिड पे, क्योंकि हमें पता है कि अगले 4-5 साल में रूफटॉप सोलर 100 से 150 या 150 से 200 जाने वाला है। तो वो अनुमान सबको है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी है, तो उन्हें भी साथ साथ तैयारी की जरूरत है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना एडवांस्ड रहे, उसमें इतनी बढ़ोतरी हो कि इस तरह की जो भी इंजेक्शन होगा कंज्यूमर की तरफ से उसको सबको सही सलामत लिया जा सके, ग्रिड को कोई नुकसान ना हो, जो लोग काम करते हैं उनको कोई हानि ना पहुंचे, कंज्यूमर जो जो बिजली सप्लाई कर रहा है उसको भी कोई नुकसान ना हो। जी, जी शांतनु, ये तो काफ़ी आसान भाषा में आपने समझा दिया। अच्छा, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही थी कि हमारी डिपेंडेबिलिटी चाइना पे कितनी है? क्योंकि प्रोडक्शन जो है कुछ सालों पहले तक हमारे पास पैनल्स का हो नहीं रहा था, सब इम्पोर्ट हो रहे थे। तो आज की डेट में क्या स्थिति है? देखिए पिछले बहुत सालों में हुँ, चाइना से ही सबसे ज्यादा जो पैनल थे वो हुँ, सप्लाई हुआ करते थे भारत में। जी, तो लेकिन भारत सरकार ने ये निर्णय किया था कि जरूरी है कि हम किसी और देश के ऊपर निर्भर न रहें। हुँ, तो ये बहुत जरूरी हो जाता था, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे भारतीय जो सोलर मैन्युफैक्चरर्स, जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी हुँ, उस तरह की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, उनको इस तरह से इंसेंटिव्स दिए जाएं कि उनकी जो प्रोडक्शन लाइंस है उस पे वो और एक्सपेंशन कर सकें, ताकि हमें और देखिए दूसरी बात ये भी हमें देखनी पड़ेगी कि पीएम सूर्यघर स्कीम और जिस तरह का टारगेट हमारे देश ने सेट किया है, तो डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है सोलर पैनल्स की। तो अब हुँ, ये हुँ, डिमांड को मीट करने के लिए बहुत जरूरी है कि अगर हमें बाहर से नहीं लेना है, तो बहुत जरूरी है कि जितना जितनी मांग है उतनी की आपूर्ति देश के अंदर ही होनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे देश में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो काफी तेजी से बढ़े भी हैं। तो जी, जरूरत है कि उनको प्रोत्साहित करने की, उनको इंसेंटिवाइज करने की, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन लाइन बढ़ाते रहें और फिर हमें किसी भी देश के ऊपर निर्भर होने की जरूरत ना पड़े। लेकिन इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। हालांकि जैसे अगर आप जो सब्सिडाइज स्कीम्स होती हैं जिनमें सब्सिडी मिलती है, जैसे कि पीएम सूर्यघर स्कीम, तो इसमें एक हुँ, टर्म होता है डीसीआर पैनल। जी, डीसीआर का मतलब होता है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। इसका हुँ, मतलब यह है कि अगर आपको पीएम सूर्यघर के तहत अपने घर पर रूफटॉप सोलर लगाना है और आपको हुँ, सब्सिडी लेनी है, तो हुँ, जरूरी है कि आपका जो पैनल है वो डीसीआर पैनल होना चाहिए। उसका मतलब यह है कि पैनल में यूज हुआ हर पार्ट हुँ, हिंदुस्तान में बना होना चाहिए। इसीलिए नाम भी आप देखेंगे डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। तो जी, ये जो भारत में जो क्षमता है और बढ़ाने के लिए सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की, उसको और प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की चीजें की गई हैं कि हिंदुस्तान में बने पैनल्स ही प्रयोग हों। तो हम सही दिशा में जा रहे हैं, बट धीरे हुँ, धीरे हम वहां तक धीरे धीरे पहुंच पाएंगे। तो सरकार की तरफ से कुछ इसमें इंसेंटिव्स भी दे जाते हैं जिनको पीएलआई बोला जाता है। तो हुँ। इन तरह के कदम है जो सरकार ने उठाए हैं और सही दिशा में हम जा रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा समय लगेगा जब हम बोल सके कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। हुँ। मॉड्यूल भारत के अंदर ही जितनी हमारी मांग है उसकी पूरी आपूर्ति भारत के अंदर से ही करना है। जी, शांतनु। शांतनु, एक क्योंकि हम अपने आखिरी चरण में हैं अपने पॉडकास्ट के, तो कुछ मेरे गिने-चुने कुछ सवाल हैं। तो मैं उस कड़ी को शुरू करना चाहूँगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये हाइब्रिड मॉडल क्या है, जब रिन्यूएबल्स की बात करते हैं? जी और जी। ये कितना रिलेवेंट साबित हो सकते हैं हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए हाइब्रिड, देखिए हाइब्रिड दो तरीके की चीजों को बोला जाता है। एक एक क्या होता है जब सोलर विंड हाइब्रिड होता है, आप उसकी बात कर रहे हैं, या फिर हाइब्रिड सिस्टम्स की बात की जाती है जो बैटरी के साथ भी लगे होते हैं और ग्रिड को भी सप्लाई करते हैं। मैं तो सोलर विंड जी, की बात हाँ। अच्छा, सोलर विंड हाइब्रिड का मतलब हुआ कि एक ही जगह पर हुँ, सोलर प्लांट भी लगा है और विंड प्लांट भी लगा है और हुँ, दोनों साइमल्टेनियसली बिजली पैदा कर रहे हैं। हुँ, तो ये एक हाइब्रिड सोलर और विंड प्लांट का मतलब हुआ। हमारे देश में कुछ काफी बड़े हुँ, हाइब्रिड सोलर विंड ऑलरेडी मौजूद हैं और वो काफी अच्छा और काफी बड़े स्तर पर है ये। खास हुँ, तौर से अगर आप राजस्थान में जाएंगे, तो जी, राजस्थान में आपको ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स दिखेंगे जो कि सोलर और विंड हाइब्रिड है और काफी बड़ी है इनकी क्षमता। तो ये हुँ, एक अच्छी टेक्नोलॉजी, एक तरह से मैं बोलूंगा कि काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है। और जिन हुँ,
जो लोकेशंस पर सोलर रेडिएशन भी अच्छी है और साथ साथ जहाँ पे विंड स्पीड भी अच्छी मिलती है, वहाँ एक बहुत अच्छा उपाय है ये। और उससे जी। एक फायदा ये भी होता है, एक तो हम ज्यादा बिजली पैदा करते हैं बिल्कुल, क्योंकि हम सोलर भी लगा रहे हैं और विंड भी लगा रहे हैं, और हम जो वहां पे दो रिसोर्सेस हैं उन दोनों को यूज कर रहे हैं। पहला रिसोर्स है जो सौर ऊर्जा है, और साथ साथ जो वहां पे जो हवा चल रही, जो वायु है, वो भी हम प्रयोग कर रहे हैं साथ साथ। दूसरी बात यह है कि सोलर का आपका जो यूनिट है वो सुबह से शाम तक बिजली पैदा करेगा, लेकिन विंड है वो रात में भी पैदा कर सकता है, सुबह भी कर हम्म। सकता है, दिन में भी कर सकता है। तो एक तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये, जब साथ में लगते हैं ये। तो उसी उसी लैंड एरिया का एक बेहतर यूटिलाइजेशन है जब हम सोलर और विंड को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, काफी बड़े स्तर पर और आगे बढ़ने वाली है ये। और अगर आप राजस्थान में जैसलमेर की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े प्लांट्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कमीशन हो चुके हैं, वो देखने को मिलेंगे। जी। शांतनु, क्योंकि हम एक उभरती हुई इकॉनमी है, तो मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से सौर ऊर्जा हमारे देश में बढ़ रही है, तो क्या ये कुछ रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही है? और दूसरा, ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रही है? जी, आपके पहले सवाल की बात करेंगे, रोजगार की। तो हाँ। देखिए, रोजगार पे काफी, देखिए सोलर में जो बढ़ोतरी है उसका रोजगार से एक तरह से सीधा सीधा कनेक्शन बनता है। देखिए हम्म। सोलर, अगर सोलर बढ़ेगा हमारे देश में, तो हम्म। सोलर जो हमने अभी बात की, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। तो हम्म। एक कंपनी जो हो सकता है अभी तक एक साल में 5 गीगावाट के पैनल बनाती है, वो आगे जाने वाले कुछ सालों में 5 से 20 गीगावाट मैन्युफैक्चर करेगी पैनल्स एक साल में। तो आप देखिए उनकी उनकी और फैक्ट्रीज आएंगी, इन फैक्ट्रीज में और लोगों की जरूरत पड़ेगी और लोग काम करेंगे। तो एक ये सीधा सीधा रोजगार है जो यहाँ से मिल सकता है। दूसरा है जो इंस्टॉलर्स जो प्लांट लगाते हैं हमारे हम्म। घरों पर। जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा आपको, गुजरात में 700 से ज्यादा इंस्टॉलर्स हैं जो काम कर रहे हैं। हम्म। तो इसीलिए एक गुजरात में जो रूफटॉप का काफी अच्छा एक बढ़ोतरी हुई है, उसका एक कारण ये भी था कि वहां पे जो एक वेंडर बेस है वो काफी स्ट्रांग है। तो अब हम्म। देखिए ये बहुत सारे वेंडर्स हैं, अ, तो अब वो वेंडर्स धीरे धीरे उनका काम बढ़ता जाता है, तो उन्हें भी और लोगों की जरूरत पड़ती है अपनी टीम में, अपने कंपनी में। तो वहां से भी रोजगार की संभावनाएं और आ रही हैं। उसके बाद हम्म। तीसरी की हम बात करें कि जब ये प्लांट्स लग जाते हैं, तो इनके रख रखाव के लिए जो हमें आदमी चाहिए, वो भी जी। अब जितने जितने ज्यादा प्लांट्स बढ़ेंगे उतने ज्यादा हमें आदमियों की भी जरूरत पड़ेगी रख रखाव करने के लिए। देखिए हमारे घरों पे जो छोटे प्लांट लगते हैं, उनमें हो सकता है हमें किसी अलग आदमी की जरूरत नहीं पड़े, हम खुद कर सकते हैं, या फिर हमारे घर में जो कोई काम कर रहा है हम उनसे करवा सकते हैं साफ सफाई। हम्म। लेकिन कुल मिला के जो बड़े बड़े प्लांट जहां लगते हैं, तो उनको उनका रख रखाव करने के लिए तो हमें फुल टाइम लोग चाहिए होते हैं, जो उन प्लांट्स का ध्यान रखते हैं, पैनल्स की सफाई का ध्यान रखना, या फिर अगर प्लांट में कोई तकलीफ हुई तो उसका सोल्यूशन निकालना। हम्म। तो जितने प्लांट्स बढ़ेंगे उतने आदमी चाहिए, उतना रोजगार बढ़ेगा। तो ये सब एक तरह से आप देखिए डायरेक्ट कनेक्शन हैं। अब जी। आप आते हैं दूसरी तरफ, जब आपने बात की कि ग्रामीण क्षेत्रों में, हम्म। तो देखिए अगर भारत में सौर ऊर्जा का विकास करना है और हम जिस तरह का लक्ष्य तय किया वहां तक बढ़ना है, तो ऐसा नहीं है कि सोलर सिर्फ शहरों में आएगा, हमें गांव तक भी हम्म। लेकर जाना है। और उसके लिए कुछ सरकारी स्कीम्स भी हैं, जैसे कि आपने आपने सुना होगा नाम, पीएम कुसुम स्कीम है। जी हाँ। उसमें जी, तो पीएम कुसुम स्कीम है जिसमें जो हमारे किसान भाई हैं, वो उनका जो फार्म लैंड है उसके पास वो लगा सकते हैं छोटे प्लांट्स हम्म। 2 मेगावाट तक के। उसमें उनको इंसेंटिव्स भी हैं सरकार की तरफ से। उसके अलावा एक नई टेक्नोलॉजी जो आजकल प्रचलन में आ रही है, जिसको एग्री सोलर बोला जाता है, और एग्री पीवी भी बोला जाता है, या फिर एग्री वोल्टाइक्स भी बोलते हैं। तो उसका हम्म। मतलब ये होता है कि एक तरह से डुअल यूज लैंड का मतलब, जिस लैंड पर एक हमारा किसान भाई अ, अपनी जो जो भी क्रॉप्स है जहाँ पे वो फार्मिंग कर रहा है, उसी के ऊपर सोलर पैनल लग जाए। तो एक जी डुअल यूज ये हो कि वो जो पैनल्स लगे हों, वो जो नीचे जो भी उग रहा है उसके लिए फायदेमंद भी हो, क्योंकि कुछ कुछ फ्रूट्स या कुछ क्रॉप्स ऐसे हो सकते हैं जिनको हम शेड लविंग बोलते हैं, जिनको अगर हाँ। छांव मिले तो वो बेहतर उनकी उपज होती है। तो इस तरह का एक ये एग्री सोलर भी है, जिसके ऊपर काफी अभी रिसर्च भी चल रही है, काफी सारे पायलट्स भी अलग अलग प्रदेशों में किए गए हैं। तो इससे हम्म। भी देखिए ग्रामीण क्षेत्र का सीधा सीधा एक
कनेक्शन है, क्योंकि ये किसान भाइयों के लैंड्स पे ही लगेगा, और अगर लगेगा तो फिर से वहां से भी रोजगार पैदा होता है वहां पे ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तीसरा इसमें मैं कहना चाहूंगा, जो पीएम सूर्यघर स्कीम है, इसमें भी एक कंपोनेंट है सोलर मॉडल सोलर विलेज का। हम्म। तो उसके अंतर्गत ये हमें करना है कि एक हर डिस्ट्रिक्ट में मतलब जो लक्ष्य तय किया गया है वो ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक किसी गांव को हमें सोलर विलेज बनाना है, मतलब कि वो गांव की बिजली की जितनी मांग है उसकी आपूर्ति रिन्यूएबल एनर्जी से की जा सके। अब ये क्या है, ये इसमें भी एक मिक्स यूज हो सकता है कि कुछ उसमें रूफटॉप सोलर हो, कुछ उसमें जैसे हमने बोला एग्री सोलर का कंपोनेंट हो, कुछ हो सकता है उसमें पीएम कुसुम का भी कंपोनेंट हो, और कुछ इसके अलावा जो दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि बायोगैस पावर है वो भी यूज हो। इसमें एक उदाहरण, ये मैं आंसर करते लास्ट में एक उदाहरण देना चाहूंगा कि गुजरात में एक मोढेरा नाम का गांव है जो हाँ कि भारत का पहला सोलर विलेज है। जी। और वो एक काफी आइकॉनिक एक तरह से वो सोलर विलेज हो गया है। उस गांव में करीब 1300 घरों में एक एक किलोवाट का सिस्टम लगाया गया है, तो करीब करीब 1300 किलोवाट का इंस्टॉलेशन सिर्फ रूफटॉप से है वहां पे, और उस गांव के बाहर एक बड़ा ग्राउंड माउंटेड प्लांट भी लगाया गया है। तो ये सब लगाने के बाद वो पूरा गांव एक तरह से एक सोलर विलेज बन गया है, और वो भारत का पहला सोलर विलेज है, और एक मतलब ग्लोबल लेवल पे भी एक एग्जाम्पल है वो। जी। खैर शांतनु, ये सब चीजें तो आपने बड़े आसान शब्दों में समझा दी हमें। आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये सोलर वेस्ट क्या है, और क्या सोलर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास भारत में जितना चाहिए होगा उतने रिसोर्सेज हैं? देखिए, ये सोलर वेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अभी, और जी ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा जब हमारे जो सोलर प्लांट्स लगाए गए हैं जब वो अपनी एंड ऑफ लाइफ के पास पहुंचने वाले होंगे। अभी जी। क्या है, ये अभी वो स्टेज में है हम जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं। जैसे आप देखो पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जब हर ये प्लांट अपना जो लाइफ पूरी करेगा, मतलब जो हम बोल रहे हैं कि अनुमानित जो आयु है करीब 25 साल होती है, तो उसके हम्म। बाद क्या होगा इन पैनल्स का। तो हम्म। बहुत जरूरी है कि जो वेस्ट है, देखिए हम जब सोलर की बात करते हैं तो हम हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं कि पर्यावरण के लिए अच्छा है। हाँ। अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कोई प्लांट है जिसकी आयु खत्म हो रही है और जब उस प्लांट को मान लीजिए खोला जा रहा है, निकाला जा रहा है, और शायद फिर वहां नया लगा जाएगा, तो अब ये जो हम्म। पुराना जो भी सामान निकाला जा रहा है, हम्म। इसको हम जिस तरह से डिस्पोज करते हैं वो भी पर्यावरण के लिए सही होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसको अगर हमने बाकी जिस तरीके से अगर हमने समझिए अगर गैर जिम्मेदाराना तरीके से अगर हमने इसको डिस्पोज किया तो हम वापस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, जो कि हम्म। मकसद ही नहीं था सोलर का। तो एक तरह से वो एक काला धब्बा भी लगेगा सोलर के ऊपर अगर ऐसा कुछ होता है तो हम नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ हो, भारत सरकार भी नहीं चाहती ऐसा कुछ हो। तो इसलिए हम्म। बहुत जरूरी है कि सोलर वेस्ट मैनेजमेंट को भी उतने ही सजग तरीके से किया जाए ताकि वो भी पर्यावरण के लिए बहुत फ्रेंडली हो, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। फोकस होना चाहिए रिसाइकलिंग के ऊपर कि जो सामान निकाला जा रहा है उसको कुछ प्रोसेसिंग करके वापस यूज किया जा सके। अगर अभी हम बात करें तो अभी ये काफी शुरुआती स्तर पर है अभी। सोलर ई वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया में काम चल रहा है, काफी सारी रिसर्च हो रही है, अलग अलग इंस्टीट्यूट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन सी स्टेप में कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उम्मीद यह है कि अगले कुछ सालों में जब बहुत सारे प्लांट्स एंड ऑफ लाइफ की तरफ पहुंचने लगेंगे, तो उस टाइप पे हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजीज होंगी, उस तरह का पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, उस तरह की गाइडलाइंस होंगी कि किस तरीके से हमें जो भी ई वेस्ट है उसको मैनेज करना है, किस तरह से हमें रिसाइकल करना है। लेकिन हम्म। इसके लिए अभी कुछ समय है कि हम उस स्तर तक पहुंचे जहां पे हम ये बोल सके कि हम 100% या फिर पूरी तरीके से हम लोग इसको पर्यावरण के अनुरूप, पर्यावरण के फ्रेंडली तरीके के अनुरूप ही हम मैनेज कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है, और बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज इस पे काम करें और रिसर्च करें, और सरकार के सामने रिसर्च को रखें, फाइंडिंग्स को रखें कि किस तरीके से किया जा सकता है, और फिर एक मजबूत इसके ऊपर नीति बने जिसको फिर फॉलो किया जा सके, ताकि हम सोलर ई वेस्ट मैनेजमेंट भी उतना ही पर्यावरण फ्रेंडली रहे जितना हम सोलर जनरेशन की बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो शांतनु, मैं ये समझना चाहता हूँ मोटा मोटी कि जो सोलर रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ,
मैं सोचता हूँ कि 2010 के आसपास, तो उनकी लाइफ तो अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन क्या हमारे पास रिसोर्सेज उतने अभी बनना चालू हो गए हैं कि वो जो वेस्ट निकलेगा और हम उसको रिसाइकिल कर पाएंगे या उसकी ढंग से उपयोग में ला पाएंगे? देखिए अभी जैसा आपने बोला कि अभी काफी सारे प्लांट्स हैं जो अभी हम एंड ऑफ लाइफ तक नहीं पहुंचे, अगले कुछ सालों में पहुंचेंगे। तो ये हम्म। रिसोर्सेस अभी अगर हम गणना करें तो अभी लिमिटेड है हमारे देश के पास। लेकिन हम्म। मतलब मैंने अपने पिछले कुछ सालों के अनुभव में ही देखा है कि काफी और लोग आ रहे हैं इस क्षेत्र में। काफी सारे अभी भारत में आपको सोलर ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट मिलेंगे जिनका हम्म। रिसर्च ही इस टॉपिक के ऊपर है, जिनके हम्म। पास उस तरह का फाइंडिंग्स है उनके रिसर्च की, जो बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए और अगर कोई हम्म। नया प्रोजेक्ट कहीं पे लग रहा है तो किस तरह से ई वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए। तो मुझे लगता है अगले 5 सालों में या अगले 5 से 8 सालों में हम एक काफी मजबूत पोजीशन में पहुंचेंगे जहां पे हमको पता होगा कि अगर एक प्लांट की लाइफ खत्म हो रही है और ये प्लांट निकाला जा रहा है, यहाँ से वेस्ट निकल रहा है, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो मेरा अनुमान है कि हम अगले 5 से 8 सालों में एक मजबूत स्थिति में जरूर पहुंचेंगे इस क्षेत्र में। क्या ये एक नया चैलेंज बन सकता है क्या हमारे लिए? क्योंकि जो टारगेट्स हमने सेट किए हैं, जिस स्पीड पे हम काम कर रहे हैं, 30-32 गीगावाट हम हर साल जोड़ रहे हैं, तो क्या आने वाले समय पे मतलब ऐसा नहीं होगा कि वेस्ट बहुत ज्यादा निकलेगा और ये एक नई समस्या बन सकती है अगर हम उस पे अभी से काम नहीं किए तो? देखिए आपके सवाल में ही जवाब है कि अगर हमने अभी से काम कर लिया है इस पे तो हम्म। आगे ये समस्या नहीं बनेगी। लेकिन अगर हमने अभी कोई मजबूत कदम नहीं उठाए तो जरूर जी। ऐसा होगा कि 10 साल बाद, जैसा हमने बोला, बहुत सारे सोलर प्लांट हैं जिनकी लाइफ खत्म होगी, वहां से वेस्ट बाहर आएगा तो काफी मुश्किल एक स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आज अभी इस पे रिसर्च करना शुरू करें, इस पे डेवलपमेंट करना स्टार्ट करें, पॉलिसीज बने, फ्रेमवर्क्स बने। इसलिए जरूरी है कि हम आज से ही इस पे कदम उठाना स्टार्ट कर दें। हम अभी से अगर शुरू करेंगे तो हम्म। जरूर है हम 5-8 साल बाद, जैसे मैंने बोला, कि हम हमारे पास तरीके होंगे, तब हमारे पब्लिक में भी अवेयरनेस होगा कि क्या हम्म। करना चाहिए, कैसे ई वेस्ट का मैनेजमेंट होना चाहिए, सोलर वेस्ट हम्म। का मैनेजमेंट। तो वही हमें अभी से काम में लगना पड़ेगा और जितने ज्यादा से ज्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट इस पे काम करें, ज्यादा से ज्यादा सरकारों की पॉलिसी में ये एक पॉइंट आए कि सोलर वेस्ट मैनेजमेंट पे भी उतना ही फोकस होना चाहिए जितना अभी फोकस है कि सोलर को बढ़ाना है, वैसा ही हम्म। फोकस सोलर वेस्ट मैनेजमेंट के भी ऊपर आना चाहिए। शांतनु, क्योंकि हम पॉडकास्ट अपना खत्म कर रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज जो मैं आपसे पूछना भूल गया हूँ या कोई चीज जो आप ऐड करना चाहते हो तो आप प्लीज ऐड करिए उसे, या अगर नहीं है तो हम इसे यहीं विराम देना चाहेंगे। एक पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम बात करें, हम सोलर की बात करते हैं अभी, एक पॉइंट ये है और वो काफी जरूरी है कि अगर हम्म। हम बात कर रहे हैं कि हमें अब जैसे 500 गीगावाट का जो लक्ष्य तय किया गया है 2030 का, उसमें से करीब करीब 300 गीगावाट सोलर का कंट्रीब्यूशन जी। होना चाहिए। तो हम, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हम करीब अभी 108 गीगावाट पर हैं सोलर में। तो अगले 5.5 सालों में हमें 108 से करीब करीब 300 तक जाना है। ये तो सिर्फ हम्म। 5 साल का है, उसके आगे तो और भी आगे जाना होगा। तो बहुत जरूरी है कि जो दो ट्रेडिशनल जो सोलर का एप्लीकेशन है उसके बाहर का हम सोचें और उसके बाहर का इम्प्लीमेंटेशन करें। अब ये दो ट्रेडिशनल जो है वो जो बड़े प्लांट्स ग्राउंड माउंटेड होते हैं, उसके अलावा हम्म। रूफटॉप, इस पे सबसे ज्यादा फोकस है, जो पिछले कई सालों से चलता आया है और जो भी है। बट हमें जो टारगेट है 300 गीगावाट 2030 और उससे आगे का, बहुत जरूरी है कि इसके अलावा जो दूसरे एप्लीकेशन हैं जिनका मैंने थोड़ी देर पहले ही नाम लिया था, हम्म। फ्लोटिंग सोलर, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड सोलर, ये सब पे भी फोकस किया जाए। क्योंकि ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं इनको हम एक तरीके से लैंड न्यूट्रल एप्लीकेशंस बोल सकते हैं। अब लैंड हम्म। न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि अब जैसे ग्राउंड माउंटेड की जहां हम बात करें, तो ग्राउंड माउंटेड प्लांट अगर हमें लगाना है बड़ा, तो हमें काफी एकड़ों की जमीन चाहिए जिसके ऊपर वो प्लांट लगेगा। ठीक हम्म। है, अब वो जो लैंड है वो उस प्लांट ने पूरा का पूरा कवर कर दिया है। अब जी। उस लैंड के ऊपर कुछ और नहीं किया जा सकता है। हाँ। हाँ, एग्री सोलर एक ऑप्शन है जहाँ पे हम थोड़ा और हाइट बढ़ा के हम पैनल्स लगाते हैं और नीचे खेती भी हो रही है। लेकिन हम्म। बहुत सारी दूसरे एप्लीकेशंस हैं जो लैंड न्यूट्रल है, मतलब जिनके लिए आपको अलग से कोई सरफेस या लैंड की जरूरत नहीं है। तो जैसे फ्लोटिंग सोलर, उसमें कोई लैंड की जरूरत नहीं है, आपके जो वाटर बॉडीज हैं उनको ही यूज करना है, उनका कुछ एक छोटे से प्रतिशत को यूज करना है। इसी तरह हम्म। बिल्डिंग इंटीग्रेटेड सोलर है, जिसका मतलब होता है जो आपकी एक बिल्डिंग की जो सतह है, जैसे आपका जो
सामने ग्लास फसाड जिसको हम बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग्स में देखने को मिलता है दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में, तो उन ग्लासेस की जगह पे पैनल्स लगाए जाएं। ये बिल्डिंग इंटीग्रेटेड सोलर हुआ। फिर कैनल टॉप सोलर भी एक एप्लीकेशन है, और गुजरात में काफी बड़ा एक कैनल टॉप सोलर एप्लीकेशन, और शायद भारत का पहला गुजरात में ही हुआ था। उसमें ऐसा है कि एक कैनाल, सब आप मानिए कि 1 किलोमीटर लंबा कोई कैनाल का एक स्ट्रेच है, तो उस कैनाल के ऊपर पैनल्स लगाए जाएं, मतलब कैनाल के दोनों तरफ स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए और बीच में पैनल्स लगाए जाएं। तो ये भी आपका कोई नया लैंड, आपको कोई एक्स्ट्रा सरफेस नहीं यूज कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग लैंड है उसी को यूज कर रहा है। और इनके फिर फायदे भी होते हैं, जैसे कैनाल टॉप के ऊपर जब आप पैनल्स लगाते हो, तो जो एक नीचे इवेपोरेशन होता है पानी का, वो थोड़ा रुकता है, तो पानी भी थोड़ा ठंडा रहता है, और पानी फिर जमीन पे ही रहता है। तो मतलब इस तरह के फायदे भी हैं। इसी तरह फिर जैसे मैंने और भी नाम लिए थे, रेल इंटीग्रेटेड, रोड इंटीग्रेटेड, मतलब जैसे कोई हाईवे है, तो हाईवे के साथ साथ आप वर्टिकली पैनल्स को खड़ा कर दें, रेलवे लाइंस के साइड में आप वर्टिकली पैनल्स को खड़ा करते हैं, तो ये कोई अलग से या एक्स्ट्रा जमीन नहीं मांग रहे हैं आपसे, और इसीलिए लैंड न्यूट्रल है। तो मेरा पॉइंट ये था कि इस तरह के एप्लीकेशंस पे भी फोकस करना बहुत जरूरी होगा, जिनको कोई एक्स्ट्रा लैंड नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए अभी ग्राउंड माउंटेड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कुछ सालों बाद ऐसा होगा कि ग्राउंड की ही कमी हो जाएगी, लैंड की कमी होने लगेगी हमें प्लांट्स लगाने के लिए। तो उस स्थिति में इस तरह के एप्लीकेशंस के ऊपर फोकस करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज का एपिसोड सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो अपने फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशन पर इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक नए मुद्दे के साथ।